गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डायपोल मोमेंट है। आपको स्क्रीन में कुछ मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला है सीबीएसई बोर्ड का। तो आज हम इसमें पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेक करवाते हैं और डायपोल मोमेंट निकलवाते हैं। आप सोचिए, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेक कर सकते हैं तो सॉल्बिलिटी बता सकते हैं। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेक कर लेंगे तो सॉल्बिलिटी बता लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। आप देखिए पहला पॉइंट, आप तो वेक्टर के बारे में सुना होगा ना, वेक्टर्स। पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ा रहे हैं वेक्टर्स, क्योंकि इसी से सारी कहानी आपकी क्लियर होगी। वेक्टर्स क्या होता है? कोई लाइन है तो यहां से यहां तक आपका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और ये क्या हो गया आपका? डायरेक्शन। कुछ नियम है वो समझ लीजिए। रूल नंबर एक, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी डायरेक्शन में इतना बड़ा हो जाएगा, वही डायरेक्शन। क्लियर है? पैरेलल। रूल नंबर 2 देखिए, इफ two vectors are opposite in direction, है ना, opposite in direction। क्लियर है? सपोज दैट वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इतने से में इतना माइनस हो जाएगा तो बचेगा इतना। तो जो रिजल्टेंट होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और वो बनेगा कितना? ए, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है? रूल नंबर 3 देखिए, if two vectors are equal, and angle is 90 degree between them, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो देखिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी का होगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए √2 वेक्टर ए और √2 वेक्टर बी के बराबर होगा। क्लियर है? रूल नंबर 4 देख लीजिए, इफ टू वेक्टर्स आर सेम, आर इक्वल कर दिया, आर इक्वल,
एन एंगल between them थीटा 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो वेक्टर ए आपका ये है, वेक्टर बी आपका ये है, एंगल ये कितना हो गया? 120 डिग्री। दोनों वेक्टर क्या हैं? बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट क्या होगा भाई? बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। 4 नियम समझ गया। 5वां नियम देख लीजिए। थोड़ा हम इसको सेट कर दे रहे हैं। रूल 2 देखिए क्या था। रूल 2 में इफ 2 वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ये मान लो ए है और ये आपका वेक्टर बी था, तो रिजल्टेंट जो आया था वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आया था और डायरेक्शन इतनी मेरी। ठीक। तो पहला रूल आपका ये है, दूसरा रूल आपका ये है, तीसरा रूल आपका ये है। रूल नंबर 5 कर दें क्योंकि एक ही पार्ट में सब समझा देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूल नंबर 5, इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो वेक्टर ए ले लें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये हो गया 60 डिग्री। दोनों वेक्टर क्या हैं? बराबर हैं। तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इज इक्वल टू √3 वेक्टर ए और √3 वेक्टर बी। ध्यान दे लीजिए, पांचों रूल्स हमने लिख दिए हैं, पांचों रूल्स हमने लिख दिए हैं। एक बार पांचों रूल फिर से बता देते हैं आपको। अगर वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। रूल नंबर 1, इफ 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ऐड होकर वेक्टर दोनों बनके इतने बड़े हो जाएंगे। ठीक। रूल नंबर 2, अगर 2 वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्शन उसकी लगती है जो बड़ा होता है। तो दोनों में क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा और रिजल्टेंट बड़े वाले की डायरेक्शन में चला जाएगा। रूल नंबर 3, इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो क्या करेंगे? वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर है, 90 डिग्री बीच में है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका? रिजल्टेंट आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा और √2a और √2b। क्यों? क्योंकि रूट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। अगला देख लीजिए, रूल नंबर 4, इफ 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, if 2 vectors are equal and angle between them is 120 degree, तो resultant will be bisector of vector A and vector B and that will equal to vector A and vector B, तो vector A equal to vector B। रूल नंबर 5 देख लिए, if 2 vectors are equal and angle between them is 60 degree, तो क्या रिजल्टेंट आएगा? Resultant will be bisector of vector A and vector B
that will be in the form of vector, and that is equal to root 2a, root 3a vector or root 3b vector, because vector a and vector b are equal vector. ठीक है, ये 5 नियम है जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकाल सकते हैं, और अभी हम चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ये 5 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, ये वेक्टर्स पे है, और इसको ध्यान से देखिए। हमारा टॉपिक डायपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्या यह Cl पोलर है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या यह Cl पोलर है? तो चेक कर लें, किसका En ज्यादा है? En ऑफ Cl इज ग्रेटर देन H, तो वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये कभी निगेटिव नहीं होगी, तो पोलर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है? आपका पोलर मॉलिक्यूल है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड is CO2 पोलर? क्या ये पोलर है ऑब्लिक नॉन पोलर? क्या ये पोलर या नॉन पोलर है? तो चेक कर लें। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, 1/2 ब्रैकेट में सेंट्रल एटम पे 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 आया, बाई 2 यहाँ पे 2 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp का जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर बनेगा, और लीनियर बनेगा तो ये बनेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किधर की ओर? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किस साइड? ऑक्सीजन की ओर, और इसका फिर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इतना। तो जितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस साइड, उतना शिफ्ट हुआ इस साइड। और याद करो रूल नंबर 2 में अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी 0 वेक्टर, है ना? क्या आया? 0। तो 0 क्या है? नॉन पोलर है। क्या ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? क्या है? नॉन पोलर। जिसका डायपोल मोमेंट 0 आ जाए वो नॉन पोलर, और जिसका डायपोल मोमेंट 0 ना आए तो वो क्या होगा? पोलर होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, इज BeCl2 इज पोलर? क्या BeCl2 इज पोलर है या नॉन पोलर? तो क्या करेंगे? तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp आएगा, और स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर, और लीनियर जितने भी होंगे उनका डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। तो ये भी आपका नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, BF3, AlCl3 कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम BF3 लेंगे फॉर BF3, तो लिखेंगे H इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में सेंट्रल एटम बोरान है, आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन और सराउंडेड 3 है, तो 3 प्लस 3 आया 6/2 3 आया, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो ये बनेगा कैसा? ध्यान दीजिए, कैसा बनेगा? बोरान F, और इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। अब देखिए, जो BF यहाँ पे लगा है, जो F यहाँ पे लगा है फ्लोरीन, वही F तो यहाँ भी है, वही F यहाँ भी है,
तो ये तीनों, तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, बोरान टू फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, बोरान टू फ्लोरीन, और इधर का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, बोरान टू फ्लोरीन। तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ आपका मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में हुआ वो हुआ आपका डायरेक्शन। तो क्या ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर है, तो वेक्टर ये, और दोनों वेक्टर बराबर हैं, दोनों वेक्टर बराबर हैं। हमने नियम बताया अगर दो वेक्टर बराबर हैं और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बराबर ही आएगा। तो ये भी रिजल्टेंट भी आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर होगा। याद आया रूल नंबर। नेक्स्ट देखिए, तो जितना वेक्टर ये हुआ उतना तो ऊपर भी तो जाएगा, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट, अपोजिट बात है। तो रूल नंबर 2 देखिए जो वीडियो में इसके पहले है। तो रूल नंबर 2 में अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0। तो डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 0। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। और सेम स्ट्रक्चर AlCl3 का भी बनेगा तो भी आपका नॉन पोलर होगा। ठीक, क्लियर है। अब इसको नोट कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं क्लास 11th का। देखिए क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग is correct with respect to NH3 and NF3। ये आपका क्वेश्चन है। NH3 और NF3 में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, P1 ग्रेटर देन P2 मीन्स डायपोल मोमेंट। ऑप्शन बी, P1 लेस देन P2। ऑप्शन नंबर सी, P1 इज इक्वल टू P2, डायपोल मोमेंट है। ऑप्शन नंबर बी, नन। ठीक, देखिए तो दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए। मैंने लिया NH3 पहला, ठीक, और हमने यहाँ पे दूसरा लिया NF3। तो जो भी डायपोल मोमेंट आएगा NH3 का उसको P1 मानेंगे और जो भी डायपोल मोमेंट आएगा NF3 का उसको P2 मानेंगे। तो देखिए इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। S बराबर 1/2, सेंट्रल आइटम कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना, 5 + 3 कितना आ गया, 8। 8/2 कितना आ गया, 4। 4 का मतलब sp3 आ गया। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये sp3। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा विद लोन पेयर F H H H, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका भी देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन 1/2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सराउंडेड 3 हुआ 8, 8/2 4। 4 का मतलब sp3 आ गया। और स्ट्रक्चर होगा इसका sp3 का, लेंगे N, लोन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक, दोनों स्ट्रक्चर सेम बन गए। एक चीज याद रखिए, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन लगभग इक्वल टू क्लोरीन। ये आपका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन होता है। क्लियर है, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब हमें बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कि हाइड्रोजन का ज्यादा होगा।
तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिटी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, किससे? हाइड्रोजन से। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा किधर की ओर? नाइट्रोजन की ओर। किधर की ओर? नाइट्रोजन की ओर। तो वेक्टर ये बना ए। फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन शिफ्ट होगा किधर की ओर? नाइट्रोजन की ओर। वेक्टर ये बन गया। और इधर इधर का भी हो ऐसे ही होगा। तो ये तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एडिशन होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल हो रहा है, दूर जा रहा है। तो नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करते हैं, दूर भेजते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर भी दूर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट भी लोन पेयर का अपवर्ड हो जाएगा। तो चारों वेक्टर की डायरेक्शन एक है। तो क्या कभी डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? क्या कभी डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? कभी नहीं। अगर सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे जो कर डालिए, कभी जीरो नहीं होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। तो P1 डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां पे देख लीजिए, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में किसका ईएन ज्यादा? फ्लोरीन का। तो यहां पे क्या करेंगे? फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, और यहाँ भी फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, और यहाँ भी फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, है ना? ठीक है, यहाँ फ्लोरीन की ओर। तो तीनों का डायरेक्शन क्या है? तीनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। किधर है? डाउनवर्ड। रिजल्टेंट क्या है आपका? डाउनवर्ड है। और लोन पेयर हमेशा डायपोल मूवमेंट अपवर्ड होता है। हमें तो वैल्यू पता नहीं है, तो जीरो तो लिख नहीं सकते, और सिर्फ हमें एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डायपोल मोमेंट P2 नेवर बी जीरो। P1 ना जीरो होगा, ना P2 जीरो होगा, ना P1 जीरो होगा, ना P2 जीरो होगा। लेकिन यहाँ बेशक कह सकते हैं, यहाँ सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा और इसका डायपोल मोमेंट कम होगा, क्योंकि तीन वेक्टर तो एक नीचे डाउनवर्ड जा रहे हैं, एक वेक्टर अपवर्ड जा रहा है, तो रिजल्टेंट डाउन होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट कम होगा, तो P2 कम होगा P1 से, मीन्स P1 ज्यादा होगा P2 से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक है, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज हम आपको पोलर और नॉन पोलर बता दिए, ठीक। और एक एग्जांपल देख लीजिए, उसको भी बता देते हैं। कभी आपने सुना होगा पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसको देख लीजिए। चेक करते हैं। वाटर जो है, सुना होगा पोलर सॉल्वेंट है ना, क्यों, कैसे? तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। 1/2 6 ही खाली होगा, कितना आ जाएगा ये? 6 + 2, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन सराउंडेड है। 8/2 कितना आ गया? 4 का मतलब sp3 आ गया। तो sp3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए था ये। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में था कितना? 6, बनाया कितना? 2, बचा कितना? 4, कितने पेयर? 2, तो 2 लोन पेयर ऐसे रख दें, और यहाँ पे H, एंगल लगभग इक्वल टू 104 डिग्री। तो देखिए, लोन पेयर हमेशा ऊपर जा रहा है ना, जैसे गुब्बारे में हवा भर दो तो ऊपर भाग रहा है, तो डायरेक्शन ऊपर ही तो लोगे, नीचे तो नहीं लोगे। तो यहाँ लोन पेयर दूर जा रहा है ना ऑक्सीजन से, तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ये होगी इसकी, ठीक। और H और ऑक्सीजन में किसका ईएन ज्यादा? ऑक्सीजन का। अभी बताए थे ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियरली फ्लोरीन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये भी ऊपर ही जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम। यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे P नेवर बी जीरो, कभी P जीरो नहीं हो सकता। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, और यही कारण है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। और इसी कारण से ये आपका
मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, CCl4, CCl4 देख लीजिए, क्वेश्चन CCl4। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कैसे प्रूव कर लेते हैं? इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा Cl 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 Cl, इतना खिंचाइए, इतना खिंचाइए तो दोनों वेक्टर सेम 0, जितना ऊपर खींचेगा उतना नीचे भी खींचेगा, जितना ऊपर खींचेगा उतना नीचे भी खींचेगा, तो रिजल्टेंट यहाँ भी 0, तो डायपोल मोमेंट क्या आ गया? 0। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और यही कारण है कि CCl4 पानी में कभी घुलता नहीं है, क्योंकि पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। क्लियर है? तो आज हम आपको पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल बता दिए, कैसे चेक करेंगे, और मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट भी समझ में। इसको क्या कहते हैं? वाटर को, इसीलिए इसको पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? तो आप इसको नोट कर लीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बता देंगे, और आप 90% चांसेस है कि कर लेंगे। ठीक, इसका कंक्लूजन भी बनाएंगे बाद में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन, डायपोल मोमेंट P will be 0 कब होगा? केस 1, when hybridization will be SP, क्या होगा? SP होगा। तो जिसका हाइब्रिडेशन SP आएगा वो आपका नॉन पोलर है, जैसे BeCl2 SP, या फिर कह दो लीनियर, या फिर कह दो एंगल 180 डिग्री। ठीक, BeCl2, CaCl2, MgCl2, उसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। XgF2 है ना, तो इन सब का डायपोल मोमेंट कितना आता है? 0। दूसरा केस नंबर ये 1 था, केस नंबर 2 देखिए, when hybridization will be sp2, एंगल कितना? एंगल 120 डिग्री, और स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तब जो है डायपोल मोमेंट उसका क्या आएगा? 0। कैसे? BF3 AlCl3 है ना, तो इन सब का डायपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। एक और देख लीजिए, केस नंबर 3, P will be 0 when hybridization will be sp3d and angle 90 डिग्री ऑब्लिक 120 डिग्री, and all electrons should make
बॉन्ड्स। ठीक, तो एग्जाम्पल हो गया PCl 5। क्लियर है? ये आप 3 कंक्लूजन लिख लीजिए और आपका ये आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं इसमें और लिखा देता हूं, CO2। एक एग्जाम्पल इसमें और लिख सकते हैं, इस वाले में SO3। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, वो मिलते जाएंगे। डायपोल मूवमेंट P बराबर 0, केस नंबर 1, जब हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP या लीनियर 180 डिग्री। इन सब का ऐसा होता है, इसलिए ये केस नंबर 2, व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP2 120 डिग्री बनाए, तब ट्रायंगल ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए, है ना। केस नंबर 3, डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 व्हेन हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP3D 90 डिग्री और 120 डिग्री। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको एक और टॉपिक बता देते हैं, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। क्लियर है? एक कंडीशन और लिख लीजिए, ऑल होमो, है ना, यहां पे लिख देते हैं कंक्लूजन में, ऑल होमो मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर, ऑल होमो मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर। एग्जाम्पल, H2, I2, Br2, O2, Cl2, है ना, H2, I2, Br2, Cl2, ये सब क्या है? होमो मॉलिक्यूल्स, और ये हमेशा नॉन पोलर ही होते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, F2, Cl2, I2, Br2, N2, etc। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो ये कंडीशंस हैं नॉन पोलर होने के लिए। किसकी कंडीशंस हैं? नॉन पोलर होने के लिए। आप इसको समझ लीजिए, रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका कंक्लूजन है। और इस पर आपको एक वर्कशीट मिलेगी, क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और क्लास 12th के लिए भी। तो आप इस पर एक वर्कशीट मिलेगी आपको, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और 100% है, इस पर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।